हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका एडवाइजर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज रूल 133 ऑफ द इनकम टैक्स। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर आप एक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैं, अगर आप एक प्लेयर हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, अगर आप एक टैक्स एडवाइजर है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है भाई, सेक्शन 194 बी ए 1 अप्रैल 2023 से हमारी कंट्री में एप्लीकेबल हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यूजर्स हैं जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी रियल मनी से रिलेटेड गेम्स को खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नेट विनिंग्स के ऊपर टीडीएस काटने के लिए नया सेक्शन 194 बी आ चुका है। दोस्तों, इस सेक्शन को आने के बाद बहुत सारे मन में डाउट थे, वो सारे डाउट आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर होने वाले हैं, बिकॉज सीबीडीटी ने यहां पर सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दें, बेल आइकन हिट कर दें और लाइक शेयर कर दें, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए जी, बात करते हैं सेक्शन 194 बी ए के बारे में। दोस्तों, 194 जो बी ए सेक्शन है, ये 1 जुलाई 2023 से आने वाला था, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से इसको 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया। और इसमें जितने भी डाउट्स थे दोस्तों, उनको क्लियर किया गया है। और ये जो सर्कुलर आज मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज इशूड ऑन 22 मई 2023। तो जब जब कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो सीबीडीटी उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू कर सकता है। तो दोस्तों, बात क्या है, मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। ये जो नया रूल 133 है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको पता है जो टीडीएस का सेक्शन आया है, उसमें जो टीडीएस का डिडक्शन है, जो टैक्स डिडक्शन की लाइबिलिटी है, वो नेट विनिंग के ऊपर है। नेट विनिंग, तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई नेट विनिंग क्या है। तो नेट विनिंग आप पहले से जानते हो, टोटल विड्रॉल माइनस टोटल डिपॉजिट। दोस्तों, अगर किसी यूजर के टोटल जो विड्रॉल है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से अगर टोटल डिपॉजिट को माइनस कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, तो उसको हम नेट विनिंग बोलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर मान लो किसी यूजर के मल्टीपल वॉलेट हैं, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो दोस्तों, तो उसमें एक से ज्यादा वॉलेट हो सकते हैं। तो लॉ ये कहता है, रूल 133 ये कहता है कि अगर मल्टीपल यूजर अकाउंट है, सेम यूजर के, मतलब कोई यूजर है जो गेम खेलता है, मिस्टर ए, उसने एक से ज्यादा अकाउंट वहां पर बना रखे हैं, तो भाई जब उसकी नेट विनिंग निकाली जाएगी, अगर मिस्टर ए के बहुत सारे उसने यूजर अकाउंट बना रखे हैं प्लेटफॉर्म पर, तो ध्यान रखना, आजकल पैन वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गया है। तो जितने भी यूजर अकाउंट हैं, उन सभी का एग्रीगेट डिपॉजिट, उन सभी का एग्रीगेट विड्रॉल कंसीडर किया जाएगा। एक एक अकाउंट को अलग अलग नहीं देखा जाएगा, उसको एग्रीगेट बेसिस पर देखा जाएगा माय डियर फ्रेंड, राइट। तो ये सारी बात है। तो नेट विनिंग कैसे निकालोगे? ए का मतलब है अमाउंट विड्रॉल, उस यूजर के अकाउंट से जब भी पैसा निकलेगा ड्यूरिंग द ईयर, चाहे फर्स्ट से निकले, चाहे सेकंड से निकले, चाहे थर्ड से निकले, माइनस करेंगे बी। बी का मतलब होता है एग्रीगेट डिपॉजिट। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक नई चीज डाल दी कि एक तो होती है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट और एक होती है टैक्सेबल डिपॉजिट। तो मैं आपको दोनों बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये टैक्सेबल डिपॉजिट क्या है और नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट क्या है। अच्छा, सी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। अगर आपका पहले से कोई बैलेंस पड़ा था तो वो भी माइनस होगा, तब नेट विनिंग निकलेगी। तो भाई जब भी नेट विनिंग निकालेंगे तो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट को ही माइनस करना है। अब आप बोलोगे सर, ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होती है? भाई साहब, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो यूजर ने अपने अकाउंट से लोड किया है पैसा गेम खेलने के लिए। अगर मुझे कोई गेम प्ले करना है, मुझे लूडो गेम खेलना है, मुझे रम्मी गेम खेलना है, मुझे फैंटेसी गेम खेलना है, तो मैं जितने पैसे
अपने बैंक से यूपीआई के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं, मैं जितने पैसे लोड करूंगा वो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है। नॉन टैक्सेबल का मतलब है भाई जब हम जीतकर पैसा निकालेंगे तो वो डिपॉजिट मेरी माइनस होगी, मतलब उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो सर फिर टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होती है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। तो अगर भाई मल्टीपल यूजर हैं तो आपको क्या करना होता है कि सारे डिपॉजिट और सारे विड्रॉल को कंसीडर करना है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलकर आया कि बहुत सारे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गेमिंग कंपनीज हैं, उनके एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गेम है, अब कोई गेम है, मान लो विंजो गेम्स है, विंजो कंपनी है बहुत बड़ी, या कोई मान लो जैसे आपने नाम सुना होगा जुप्पी का। तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब उनमें क्या होता है, जैसे उसमें लूडो भी खिलाते हैं, उसके अंदर रम्मी भी खिलाते हैं, उसके अंदर आपको दूसरा तीसरा गेम भी खिलाते हैं। अब एक यूजर ऐसे हैं जी, वो लूडो भी खेलते हैं, वो रम्मी भी खेलते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कंपनी एक ही है लेकिन प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, हर गेम का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो उस भाई ने क्या कर रखा है, अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं। तो लॉ कहता है भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं और वहां पर अकाउंट भी अलग अलग बनाए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर अकाउंट को सेपरेट अकाउंट ट्रीट करो, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिकली या टेक्नोलॉजिकली वो फीजिएबल नहीं है। तो आप जितने भी अलग अलग गेम हैं जिस पर उसी सेम यूजर के अकाउंट हैं, उनको सेपरेट सेपरेट कंसीडर करो, सबका डिपॉजिट विड्रॉल अलग अलग मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि इस सर्कुलर में आपको बताया गया है। राइट। अगला क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, जैसे मुझे गेम खेलना है, जैसे भाई मुझे गेम खेलना है 100 रुपए का, अच्छा मेरे पास 50 रुपए तो हैं, मेरे पास 50 रुपए तो हैं, लेकिन 50 रुपए मैंने किसी से उधार लिए हैं और मैंने 100 रुपए इकट्ठे करके गेम खेला। तो भाई अगर मैं खुद का पैसा लगाऊंगा जिस पे मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, या मैं किसी से उधार लेकर पैसा लगाऊंगा, तो पैसा तो मैंने ही डाला है ना मेरे अकाउंट से, तो भाई मेरी डिपॉजिट 100 रुपए मानी जाएगी, चाहे मैं अपनी कमाई में से जमा कराऊं या मैं किसी से उधार लेके जमा कराऊं। ये हमेशा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट माना जाएगा। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब होता है मेरे भाई, जब नेट विनिंग निकाली जाएगी तो उस डिपॉजिट को माइनस किया जाएगा, वो जो डिपॉजिट है ना उसको माइनस किया जाएगा। राइट। अब वो चाहे आपने कहीं से उधार लेकर कमाई हो, खुद से कमाई हो, कहीं से भी कमाई हो, वो माइनस होगा। सर एक बात बताओ, ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी होती है ना, ये बोनस देती है, ये रेफरल बोनस देती है, ये इंसेंटिव देती है। सरकार ने दोस्तों इसको टैक्सेबल डिपॉजिट माना है। अब समझ में आएगा आपको असली बात, टैक्सेबल डिपॉजिट। भाई ये जो बोनस होते हैं, जो रेफरल बोनस होते हैं, जो इंसेंटिव दिए जाते हैं गेमिंग कंपनीज के द्वारा, मेरे पास भी काफी लोगों के फोन आते हैं कि सर हम अपने प्लेयर्स को, हम अपने यूजर्स को ऐसे है ना रेफरल बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, उसका क्या होगा। तो भाई जैसे मान लो कोई बंदा 500 रुपए विड्रॉ करता है अपने वॉलेट में से, उसमें से 200 रुपया तो उसके खुद के जमा कराए हुए हैं, मतलब उसने गेम खेलने के लिए 200 रुपए डाले थे, लेकिन उसने 100 रुपए जो है उसको गेमिंग कंपनी ने दिए थे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 500 में से 200 रुपया माइनस होगा या 500 में से 300 रुपया माइनस होगा नेट विनिंग निकालते टाइम। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि जो पैसा यूजर जमा कराएगा केवल उसे ही आप एज ए डिपॉजिट मानकर माइनस कर सकते हो। आपको जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से पैसा मिला है वो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि वो टैक्सेबल डिपॉजिट है, वो तो कंपनी ने दिया है आपको। तो अगर आप 500 माइनस 300 करोगे तो ये रॉन्ग है। ये 100 रुपया तो भाई जो डिपॉजिट हुआ था ना आपके वॉलेट में, ये तो आपको एज ए बोनस मिला था। तो जो बोनस होता है, जो रेफरल बोनस होता है, जो इंसेंटिव आपको दिया जाता है, बहुत सारी गेमिंग कंपनीज आपको कहती है कि लो जी हम आपको 100 रुपए देते हैं, खेल लो, तो वो 100 रुपए एज ए डिपॉजिट माइनस नहीं होते हैं। तो जो टीडीएस कटेगा तो नेट विनिंग 300 पे कटेगा, 500 में से 300 हटाकर 200 पे डिडक्ट नहीं होगा टीडीएस, टीडीएस 300 पर डिडक्ट होगा। राइट। तो ध्यान रखना, इस तरह के जो रेफरल बोनस हैं, इंसेंटिव हैं, ये यूजर का बैलेंस तो बढ़ाएंगे,
लेकिन नेट विनिंग निकालते समय ये जो बोनस है, ये जो इंसेंटिव है, इसको माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब उस बोनस और इंसेंटिव वाले अमाउंट पर भी टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। सर बहुत सारी कंपनियां कॉइन देती है, कूपन देती है, वाउचर देती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो वाउचर है, जो कूपन है, उसकी जो भी मनी वैल्यू है उसे हम डिपॉजिट मानकर माइनस नहीं करेंगे भाई, टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी। ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज इंसेंटिव और बोनस देती है, लेकिन वो केवल खेलने के लिए देती है। वो कहती है जी ओनली ब्यूटी फॉर सीन नॉट फॉर टच। ऐसा सुना है आपने, ब्यूटी फॉर सीन नॉट फॉर टच, कि भाई ये जो बोनस है ना, ये जो इंसेंटिव है, ये हम आपको केवल खेलने के लिए दे रहे हैं। इसको ना तो आप विड्रॉ कर सकते हो, ना किसी दूसरे पर्पज में काम ले सकते हो। तो सरकार कहती है, सीबीडीटी कहता है कि भाई ऐसा जो इंसेंटिव बोनस है जो केवल गेम खेलने के काम आता है, उसे कभी भी नेट विनिंग की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ना तो हम उसको ओपनिंग बैलेंस में लेंगे, ना क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे। हम उसको कभी भी डिडक्ट नहीं करेंगे, कभी भी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ओनली खेलने के लिए है। लेकिन सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को यह हिदायत दी जाती है कि वो उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखेगी। इस तरह की जो डिपॉजिट होती है भाई, जो केवल खेलने के लिए दी जाती है, जिसको मनी के फॉर्म में निकाला नहीं जा सकता, उसको कभी भी नेट विनिंग निकालने के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसे का आपको अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अगर आपने इस तरह की कोई भी चीज यूजर या प्लेयर को दी है। अच्छा, अगर ये इंसेंटिव बोनस सर अगर हम बाद में रिकैरेक्टराइज कर दें, रिकैरेक्टराइज का मतलब ये होता है कि सर हम उसको मनी के रूप में निकालने दे, तो भाई अगर आप उसको मनी के रूप में निकालने दोगे तो उसे डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो टैक्सेबल डिपॉजिट माना जाएगा। नेट विनिंग निकालते समय उसको माइनस नहीं करने देंगे, मतलब उस पर भी आपकी टीडीएस लायबिलिटी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। सर ये पैसा विड्रॉ कब माना जाता है? तो पैसा विड्रॉ तब माना जाता है भाई जब आप उसको विड्रॉ करते हो। लेकिन ध्यान रखना, सेम यूजर अगर विड्रॉ करेगा और अमाउंट एक यूजर से दूसरे यूजर के अकाउंट में जाएगा, जैसे मिस्टर ए के वॉलेट से अगर पैसा मिस्टर बी के वॉलेट में जा रहा है, तो लॉ कहता है कि उसको विड्रॉल कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते कि जब ए से पैसा निकला तो उस पे टीडीएस कट गया हो, तो ए के लिए तो वो क्या हो जाएगा, विड्रॉल, और बी के लिए क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। तो ए से पैसा अगर बी के पास जाएगा तो ए के लिए विड्रॉल माना जाएगा और बी के लिए डिपॉजिट माना जाएगा, राइट। तो ये सारी बात है, तो इसके ऊपर टीडीएस लायबिलिटी आएगी। सर अगर कोई गुड्स और सर्विस दे दी जाए, मतलब हम सामने वाले जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको गिफ्ट दे दें, हम उसको जैसे कार दे दें, बड़ी सी 1 करोड़ की कार दे दें, हम 50 लाख का गिफ्ट दे दें, तो भाई जो काइंड होते हैं ना, उन्हें पर भी टीडीएस लायबिलिटी आती है। तो सर उन पर कैसे आएगी? जैसे अगर कार देंगे तो कार को थोड़ी बीच में से काट देंगे, अरे उसको नहीं काटेंगे, लेकिन उसकी लायबिलिटी कैसे आती है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, गवर्नमेंट ने दोस्तों यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया है। इसमें क्वेश्चन बना कि ये जो छोटे छोटे विड्रॉल होते हैं, ये जो छोटे छोटे विड्रॉल होते हैं, क्या इन पर भी टीडीएस काटा जाए? तो लॉ कहता है, सर्कुलर कहता है कि अगर किसी यूजर का नेट विनिंग 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, अगर नेट विनिंग 100 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप उस पर टीडीएस मत काटो। किसी भी महीने में अगर नेट विनिंग 100 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप उस पर टीडीएस मत काटो। लेकिन साथ में एक बात और बोली गई है कि अगर सेम मंथ में या अगले मंथ में वो 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है विड्रॉल, अगर किसी का विड्रॉल 100 रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको नेट विनिंग पर टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर वो विड्रॉल सेम मंथ में या आगे आने वाले मंथ में क्यूमुलेटिव जोड़ने के बाद 100 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस पर टीडीएस लायबिलिटी आएगी। ठीक है, टीडीएस लायबिलिटी आएगी और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को जमा कराना पड़ेगा। सर जब हम जमा कराने की बात करते हैं, जब हम टीडीएस को काटने की बात करते हैं, तो उसके वॉलेट में इतना पैसा ही नहीं है, हमने तो पहले काटा ही नहीं। तो ध्यान रखना, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी पर डाल दी गई है। जो इंटरमीडिएटरी है, जो प्लेटफॉर्म है, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई काम की बात नहीं है।
मैं तो सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को यही कहना चाहूंगा भाई 100 से कम का विड्रॉल हो या ज्यादा का, आपको हर विड्रॉल पर जो भी नेट विनिंग है उस पर टीडीएस काट लो, वही ज्यादा बेटर है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइबिलिटी तो आप ही की है। अगर आप 100 रुपए से कम सोच के नहीं काट रहे हो और बाद में वो विड्रॉल 100 रुपए से अगर ज्यादा हो जाता है, 1 2 3 4 विड्रॉल मिलकर अगर 100 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप पर पुराने वाले पर भी लाइबिलिटी आएगी। तो क्यों ना बेटर है कि हम क्लैरिटी रखें और पहले से ही टीडीएस काट कर दें, है ना। चलो सर, वो काइंड में अगर कोई विनिंग मिल रही हो, तो काइंड का मतलब होता है जैसे जी हमें कार मिल जाए, हमें सोना मिल जाए, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। तो भाई अगर विनिंग हमको प्राइज जो है अगर वो हमको काइंड में मिल जाए तो क्या होगा। तो लॉ कहता है भाई जब कार दोगे ना 1 करोड़ की, तो टीडीएस का पैसा पहले जमा करवाओ सामने वाले से। ये कहो भाई तेरे को टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, पहले उससे पैसे मंगवाओ। उस कार की वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 करोड़ की विड्रॉल मानकर जितनी भी नेट विनिंग निकल कर आती है उस पर सामने वाले से पहले टीडीएस का पैसा मंगवाओ या उससे डायरेक्ट जमा कराओ, तब कार दो, वरना कार मत दो। यही यहां पर लिखा है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग टैक्स हैज बीन पेड। पहले टैक्स जमा हो जाना चाहिए तभी वो काइंड आपको रिलीज करना है। सर एक बात बताओ, यहां पर एक लास्ट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़कर ध्यान से सुनकर जाइएगा। सर एक बात बताओ, ये रूल 133 तो अभी आया है 22 तारीख को, हमने अप्रैल के महीने में तो ऐसा किया ही नहीं, हमने तो टीडीएस जो है वो सभी पर काट लिया, हमने तो टीडीएस काटा ही नहीं, सॉरी। तो सर अब हम क्या करें। तो भाई लॉ ये कहता है कोई बात नहीं, अच्छा वैल्यूएशन ऑफ विनिंग तो मार्केट प्राइस पर होगा, कोई बात नहीं है, या विनिंग की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। तो लॉ कहता है फेयर मार्केट वैल्यू, अगर काइंड में कोई चीज मिल रही है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आपको बेस बनाना पड़ेगा। सर लेकिन अगर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी कहीं से खरीद कर आपको विनिंग दे रही है, जैसे कार खरीद के दे दी 1 करोड़ की, तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी क्योंकि आपने खरीदने पर 1 करोड़ दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी अगर उस सामान को खुद बनाती है ना, और किसी और को बेचती है, तो जितने में बेचती है भाई वो वैल्यू मानी जाएगी। तो काइंड जो होती है, जैसे कार है, सोना है, कोई भी आइटम अगर दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू को विड्रॉल माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है सर, ये सर्कुलर तो अभी आया है लेकिन सेक्शन तो 1 अप्रैल 23 से है, तो हम क्या करें, हमने तो टीडीएस वैसे काटा ही नहीं। तो भाई यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आपने अप्रैल के महीने में बोनस, रेफरल बोनस या कमीशन को माइनस कर दिया था नेट विनिंग निकालते समय और आपने उस पे टीडीएस अगर नहीं काटा था, तो भाई आपके पास मौका है, अब काट लो। अप्रैल महीने में जो टीडीएस कम जमा हुआ है उसको मई के साथ जमा करा दो। अच्छा मई की ड्यू डेट आएगी 7 जून, मई की ड्यू डेट कब आएगी भाई 7 जून। तो बात यह है दोस्तों कि अगर हम मई का जो टीडीएस है उसके साथ अगर जमा करा देते हैं 7 जून तक, तो जो भी अप्रैल का हमारा टीडीएस कम जमा हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट तो लगेगा लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि पूरा डिटेल में समझाना था, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जो भी लोग इस चीज से जुड़े हैं उनके साथ शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें और लाइक कर देंगे दोस्तों तो मुझे एक बूस्टअप मिलेगा और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस टेक से रिलेटेड, जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज है आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।